कंपनीज एक्ट 2017 के कुछ सेक्शंस हैं जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, ऑडिटर की रिमूवल, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड ऑडिटर की डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं। वो कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शन 246 एंड सेक्शन 246 से लेकर सेक्शन 250 तक। सबसे पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट है, यानी कंपनी बनी 1 जनवरी 2018 में। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है डायरेक्टर्स ने विद इन 90 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी उनके पास टाइम है 31 मार्च 2018 तक। ये वो डेट है कि जिसके अंदर उन्होंने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, यानी ये बनते हैं 90 डेज़। और अगर डायरेक्टर्स फेल हो जाएं, डायरेक्टर्स उनको अपॉइंट ना कर सकें 90 डेज़ में, तो फिर ये राइट एससीसीपी के पास चला जाता है। और जो फर्स्ट ऑडिटर हैं उनकी ड्यूरेशन कहाँ तक है? फर्स्ट एजीएम तक, यानी कंपनी बनी उसके बाद जो फर्स्ट एजीएम होगी, आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में कि फर्स्ट एजीएम जो है वो 16 मंथ्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन डेट करनी होती है। तो ये आ गई फर्स्ट एजीएम, 16 मंथ्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन डेट। और इस एग्ज़ाम्पल में 16 मंथ्स आपके कब बनते हैं? ये बनते हैं जी 30 अप्रैल 2019 तक। ये डेट है मैक्सिमम जहाँ पे फर्स्ट एजीएम होनी है। तो फर्स्ट एजीएम 30 अप्रैल 2019 को होगी मैक्सिमम। ऑडिटर्स अपॉइंट हुए विद इन 90 डेज़ फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन डेट, यानी 1 जनवरी 2018 को अगर कंपनी बनी है तो 31 मार्च 2018 तक उनको अपॉइंट हो जाना चाहिए। और उनकी मुद्दत फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम कब? 16 माह फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन डेट। तो ये 1 जनवरी 2018 से 30 अप्रैल 2019 तक 16 मंथ्स बनते हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर्स जो हैं इनकी मुद्दत पूरी हो जाती है फर्स्ट ऑडिटर्स की। सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स कब अपॉइंट होंगे? एजीएम में। हर एजीएम में फिर उसके बाद ऑडिटर्स जो हैं अपॉइंट होंगे, सिवाय फर्स्ट के। फर्स्ट ऑडिटर्स किसी एजीएम में अपॉइंट नहीं हुए, वो डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किए हैं। उसके बाद सब्सीक्वेंट, यानी सब्सीक्वेंट का मतलब है उसके बाद, फर्स्ट के बाद, यानी जो भी उसके बाद ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे वो हमेशा एजीएम में ही होंगे। उनको अपॉइंट कौन कर सकता है? मेंबर्स कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पे। इसका मतलब ऑडिटर का जो नाम प्रपोज करने का इख्तियार रखता है वो डायरेक्टर्स हैं, या जिन वो मेंबरान भी ये राइट रखते हैं जिनके पास 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं किसी कंपनी के। अगर ये भी फेल हो जाते हैं, ये एजीएम पे नहीं अपॉइंट करते, तो फिर ये राइट एससीसीपी के पास अगेन चला जाता है। और इनकी मुद्दत कहाँ तक होती है? नेक्स्ट एजीएम तक। अब आप देख लें, अगर फर्स्ट एजीएम लेट से 30 अप्रैल 2019 को हुई है, और आपने अगेन कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि जो एजीएम है वो फाइनेंशियल ईयर के क्लोज़ होने के 120 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज़ हो रहा है? 30 जून 2019, यानी ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है यहाँ पे।
तो इसके 120 डेज़ बनते हैं 28 अक्टूबर 2019। ये आपकी आ गई सेकंड AGM। तो इस AGM में तक इनकी मुद्दत है। अपॉइंट ये कब हुए? सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स फर्स्ट AGM में 30 अप्रैल को ये अपॉइंट हो गए, और ये कब तक रहे? सेकंड AGM तक। सेकंड AGM कब होगी? क्लोज ऑफ द विदिन 120 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी हम इसको अगर इसकी यहाँ ड्यूरेशन लिखना चाहें तो 30 अप्रैल 2019 से लेकर 28 अक्टूबर 2019 तक सेकंड ऑडिटर्स की मुद्दत है। सेकंड ऑडिटर्स। अब इसके बाद लेट्स से थर्ड ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट का मामला आता है। वो 28 अक्टूबर 2019 को अगर जो सेकंड AGM होगी उसमें वो थर्ड ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे, और उनकी मुद्दत क्या होगी? नेक्स्ट AGM यानी 28 अक्टूबर 2020, क्योंकि नेक्स्ट AGM होनी है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 120 डेज़ में। अब इस केस में फाइनेंशियल ईयर कहाँ पे क्लोज होगा? अगेन 30 जून 2020। तो जो यहाँ पे ये थर्ड ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे और ये उनकी मुद्दत होगी। 28 अक्टूबर 19 से 28 अक्टूबर 2020 तक थर्ड ऑडिटर्स ऑफिस होल्ड करेंगे एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है जी कैजुअल वैकेंसी। अब फर्स्ट ऑडिटर्स भी अपॉइंट हो गए, सब्सीक्वेंट भी होते जा रहे हैं अपॉइंट। अब कभी ऐसा हुआ कि ऑडिटर्स का जो ऑफिस है वो वकेट हो गया, ऑडिटर्स जो हैं नेक्स्ट AGM आने से पहले किसी वजह से वो ऑडिटर पहले ही जो हैं उस ऑफिस से ऑफिस उन्होंने छोड़ दिया या उनको छोड़ना पड़ा, तो इसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल का मतलब लफ्ज़ी मानी है बाय चांस, अचानक होना। यानी अचानक कैसे हो सकता है? डेथ ऑफ ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, या डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। ये हम डिसक्वालिफिकेशन आगे जाके पढ़ेंगे। यानी ऑडिटर अपनी मुद्दत के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान किसी वजह से डिसक्वालीफाई हो जाए। वो कौन सी वजह हो सकती है वो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, ऑडिटर्स अपने टेन्योर में ऑडिटर्स नहीं रहते, तो फिर उनके वो उस कैजुअल वैकेंसी अराइज होने के 30 डेज़ के अंदर फिर डायरेक्टर्स ने नेक्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये थर्ड ऑडिटर्स हैं, ये 28 अक्टूबर 2019 को अपॉइंट हुए और 28 अक्टूबर 2020 तक इन्होंने रहना था, लेकिन किसी वजह से ये लेट से 31 दिसंबर 2019 को यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी आ गई, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया किसी भी वजह से। अब इसके बाद अगेन उनके पास 30 डेज़ यानी 30 जनवरी 2020 तक डायरेक्टर्स ने उनकी जगह पे किसी नए ऑडिटर को लेकर आना है। अगर डायरेक्टर्स ये 30 दिन में ये काम ना कर सकें, फिर अगेन ये SCCP के पास राइट चला जाता है। और इनकी मुद्दत क्या होगी? नेक्स्ट AGM। अब नेक्स्ट AGM की तो डेट वही है, मैक्सिमम 28 अक्टूबर 2020 को वो हो सकती है। लेट्स से यहाँ पे वो ऑडिटर्स अपॉइंट हुए नए ऑडिटर्स, तो उनकी मुद्दत ये होगी, यहाँ पे वो रिटायर हो जाएंगे। फोर्थ केस हो सकता है अपॉइंटेड ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लिया, लेकिन वो एज ऑडिटर्स काम करने से इनकार कर देते हैं, वो एज ऑडिटर्स एक्ट नहीं कर रहे किसी वजह से, तो वो राइट फिर किसी के पास नहीं रहता कंपनी में, ना मेंबर्स के पास ना डायरेक्टर्स के पास। वो राइट सीधा SCCP के पास चला जाता है और उनकी मुद्दत भी अगेन सिमिलरली नेक्स्ट AGM तक होती है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि प्रोसीजर क्या है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और रिमूवल का। तो बड़ा सिंपल से प्रोसीजर है। सबसे पहले आप ऑडिटर जिसको अपॉइंट करना है, प्रपोज्ड ऑडिटर यानी जिसको अपॉइंट करने जा रहे हैं, उसकी आप रिटन कंसेंट लेंगे। डायरेक्टर्स करने जा रहे हैं तो डायरेक्टर उससे रिटन कंसेंट लेंगे। कंसेंट में वो लिखेंगे ऑडिटर्स के वी आर विलिंग टू बी अपॉइंटेड, वी ऑफर आवर सर्विसेज एज ऑडिटर ऑफ ABC कंपनी, तो वो उनकी कंसेंट इन राइटिंग आ जाएगी।
फिर वो कंसेंट आ गई तो वो कंसेंट क्या करेंगे, कंपनी मेंबर्स को भेज देगी और रिटायरिंग ऑडिटर को, यानी जो ऑडिटर रिटायर होने जा रहा है उसको भी वो नोटिस चला जाएगा कि हम जो है इस ऑडिटर को प्रपोज करने जा रहे हैं। वो नोटिस मेंबर्स को भी चला गया, रिटायरिंग ऑडिटर को भी चला गया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एजीएम के नोटिस के साथ। और आपको पता है एजीएम का नोटिस 21 डेज़ बिफोर एजीएम जाता है। तो एजीएम के नोटिस के साथ, यानी एजीएम के नोटिस में क्या होता है, एजेंडा होता है मीटिंग का, उस एजेंडे में ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का एजेंडा भी रखा जाएगा और साथ कॉन्सेंट भी ऑडिटर की डिस्पैच कर दी जाएगी मेंबर्स को और रिटायरिंग ऑडिटर को। अब अगर मेंबर्स जो हैं 10% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं, हमने पढ़ा कि वो भी अपॉइंट कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं किसी को ऑडिटर, किसी का नाम तजवीज़ कर सकते हैं किसी ऑडिटर का। वो अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें एजीएम से कम 7 दिन पहले कंपनी को बताना है रिटर्न फॉर्म में। कंपनी फ़ौरन जैसे ही वो उनका वो नोटिस मिलेगा, वो फ़ौरन उस नोटिस को रिटायरिंग ऑडिटर को भेज देगी और अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर देगी, पोस्ट कर देगी। मीटिंग हो गई, एजीएम हो गई, ऑडिटर अपॉइंट हो गया, रिटायरिंग ऑडिटर रिटायर हो गया, उसकी जगह नया ऑडिटर आ गया। तो ये जब सब हो गया तो कंपनी उस 14 दिन के अंदर अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के 14 दिन के अंदर अंदर, या समझ लें एजीएम के 14 दिन के बाद, 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगी और उसकी ऑडिटर की जो रिटन कंसेंट होगी वो भी रजिस्ट्रार को डिस्पैच कर देगी। ये कंपनीज एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट है। अब जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको लॉ ने कुछ राइट्स भी दिए हैं कि वो जाते जाते उसके पास कुछ राइट्स हैं कि वो कंपनी को एक ख़त लिख सकता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, जिसमें वो कुछ भी उसने ऑब्ज़र्व किया हो, जाहिर है वो ऑडिटर रहा है, उसने कुछ भी ऑब्ज़र्व किया हो रिगार्डिंग टू कंपनी, कुछ फ्रॉड अगर आया हो, कुछ एरर्स उसने आइडेंटिफाई किए हों, कुछ भी उसके नॉलेज में कोई चीज़ हो जो वो समझता है कि इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि मैं जाते जाते कंपनी को ज़रूर बता के जाऊँ, तो वो रिटन फॉर्म में कंपनी को वो लेटर में वो सारी बातें लिख देगा। लेकिन वो कब देना है, उसने एजीएम जिसमें वो रिटायर हो रहा है उस एजीएम से 2 दिन पहले, यानी एजीएम में ऑडिटर ने रिटायर होना है और उसी एजीएम में नए ऑडिटर ने अपॉइंट होना है, तो उस एजीएम से 2 दिन पहले कंपनी को वो लेटर भेज देगा। वो लेटर जब कंपनी को मिल गया और एजीएम जब हुई उसके बाद उस एजीएम में वो लेटर पढ़ा जाएगा, रेड आउट बिफोर एजेंडा ऑफ ऑडिटर इज डिस्कस। इससे पहले कि ऑडिटर का एजेंडा डिस्कस हो उससे पहले वो जो लेटर उसने लिखा है वो पढ़ा जाएगा, ताकि सब मेंबर्स और डायरेक्टर्स जो हैं उस मीटिंग के सब जो हैं उस एजेंडे को सुन लें, उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को सुन लें कि वो ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर कहना क्या चाह रहा है। और जब ऑडिटर ने जाहिर है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी तो उसके लिए लाजिम है, ऑब्वियसली लाजिम है कि वो खुद आए या किसी पर्सन को राइटिंग में ऑथोराइज़ करे कि वो एजीएम अटेंड करे। ये तो नहीं हो सकता कि रिटायरिंग ऑडिटर अपनी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे और ख़ुद अटेंड ना करे या किसी को ऑथोराइज़ ना करे। तो लॉ ने इसलिए उसके लिए मैंडेटरी कर दिया, लाजमी है कि रिटायरिंग ऑडिटर या वो किसी पर्सन को ऑथोराइज़ करता है तो एजीएम ज़रूर अटेंड करे। अच्छा, इसके अलावा अब ये है कि जो नया ऑडिटर आ रहा है उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं और कुछ रिटायरिंग ऑडिटर की ज़िम्मेदारियां हैं। यानी लॉ ने ये भी किया है कि जो नया आने वाला ऑडिटर है वो रिटायरिंग ऑडिटर से कम्युनिकेट कर ले, उससे एक एनओसी ले ले, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब रिटायरिंग ऑडिटर जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि वो कंपनी को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा कि जी ये एरियाज़ थे, मैं चाहता हूँ कि ये सबके मेंबर्स के, शेयर होल्डर्स के नॉलेज में आए। इसी तरह जो न्यू ऑडिटर है वो रिटायरिंग ऑडिटर से रब्ता कर सकता है कि आप मुझे बता दें कि इस कंपनी के में क्या इश्यूज़ आपने देखे जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिटायरिंग ऑडिटर के नॉलेज में है, आ जाता है कि ये मैनेजमेंट इंटेग्रिटी नहीं है, इस मैनेजमेंट की ये डिसऑनेस्ट हैं, तो नए ऑडिटर को वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए एज ऑडिटर। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए वो उससे रिटर्न एक फॉर्मल वे में रिटायरिंग ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा। इसीलिए ये लिखा है कि इफ़ देयर आर एनी मैटर्स दैट इट शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले न्यू ऑडिटर रिटायरिंग ऑडिटर को से एक एनओसी मांगेगा कि आप मुझे बता दें कि कहीं कोई इसमें इशू तो नहीं है,
कोई मैनेजमेंट की डिसऑनेस्टी का इशू हो सकता है, और भी कोई इशू हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं रखते, एक आप कह लें इंटेग्रिटी का इशू फॉर एग्जांपल हो सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही प्रॉपर नहीं है, ज़ाहिर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं होंगी तो ऑडिटर क्या ऑडिट करेगा, तो ऑडिट नहीं कर सकता, तो वो रिटायरिंग ऑडिटर से ये अपनी अपॉइंटमेंट होने से पहले उससे कम्युनिकेट कर लेगा कि रिटन फॉर्म में फॉर्मल वे से। लेकिन उस फॉर्मल वे के क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या स्टेप है, सबसे पहले नया ऑडिटर जो है क्लाइंट से परमिशन लेगा कि मैं कर लूँ। क्लाइंट ने अगर परमिशन नहीं दी तो लॉ कहता है कि ऑडिटर को एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, अगर क्लाइंट रिटायरिंग ऑडिटर को परमिशन नहीं देता, यहाँ किसको परमिशन नहीं दी थी, न्यू ऑडिटर को, अब यहाँ रिटायरिंग ऑडिटर को भी परमिशन नहीं देता, तो अगेन लॉ कहता है कि एंगेजमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी यहाँ दोनों में तो क्रॉस है। एंगेजमेंट एज ऑडिटर आपने एक्सेप्ट नहीं करनी, ऑडिटर नहीं बनना उस कंपनी का। अगर क्लाइंट न्यू ऑडिटर को परमिशन ना दे या रिटायरिंग ऑडिटर को परमिशन ना दे कि न्यू ऑडिटर के ख़त का जवाब दे, तो दोनों केसेस में उन्होंने न्यू ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। अब क्लाइंट ने परमिशन दे दी दोनों को, ठीक है आप आपस में कम्युनिकेट कर लें, उन्होंने कम्युनिकेट किया और रिटायरिंग ऑडिटर ने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे दी, जो न्यू ऑडिटर ने मांगा था, पूछा था, जो बातें उस रिटायरिंग ऑडिटर ने लिख दिया। फिर भी लॉ कहता है कि इसके अलावा भी फर्म को, जो न्यू ऑडिटर है, उसको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को असेस कर लेना चाहिए, यानी जो इन्फॉर्मेशन रिटायरिंग ऑडिटर ने प्रोवाइड की है उसको देख ले क्या वो उसने सही, हो सकता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें वही ऑथेंटिक ना हो, रिटायरिंग ऑडिटर जो लिख कर दे रहा, तो उसने डिसीजन करना, न्यू ऑडिटर ने उस इन्फॉर्मेशन की असेसमेंट करनी है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या ठीक दी जा रही है, मेरे किसी काम की है या नहीं है, और फिर उससे वो डिसीजन ले कि वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। उसके बाद वो असेसमेंट करने के बाद डिसीजन लेगा कि मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। और अगर रिटायरिंग ऑडिटर नहीं इन्फॉर्मेशन देता तो भी नए ऑडिटर ने देखना है, न्यू ऑडिटर ने देखना है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, किस बेस पे। अब उसे रिटायरिंग ऑडिटर ने तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ऊपर तो इन्फॉर्मेशन दे दी उसने, उस इन्फॉर्मेशन की असेसमेंट कर ली कि इन्फॉर्मेशन मेरे कितने काम की है, कितनी सही है, कितनी गलत है, रेलेवेंट भी है कि नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर रिटायरिंग ऑडिटर इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता तो न्यू ऑडिटर जो है उसके पास अगेन राइट है वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन बेस्ड ऑन अदर अवेलेबल नॉलेज। अदर अवेलेबल नॉलेज, अब रिटायरिंग ऑडिटर से उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अदर अवेलेबल नॉलेज क्या हो सकता है? हो सकता है कि जिस क्लाइंट में वो ऑडिटर बनने जा रहा है, जिसके लिए उसने अपॉइंट होना है न्यू ऑडिटर ने, उस क्लाइंट पे उसका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव एम्प्लॉई है, तो ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जो रिटायरिंग ऑडिटर ने देनी थी उसको वहाँ से मिल गई। तो अगर वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उस इन्फॉर्मेशन को भी वो असेस करेगा न्यू ऑडिटर, और उसी अकॉर्डिंगली वो एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर देगा एंगेजमेंट को। और अगर जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो ये भी लिख देता है स्ट्रेट कि जी आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी न्यू ऑडिटर पे पाबंदी नहीं है कि वो उस एंगेजमेंट को ना एक्सेप्ट करे, फाइनल डिसीजन जो है वो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पे होगा। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होगी? वही अगेन कि हो सकता है रिटायरिंग ऑडिटर ने कहा हो कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी फलां रीजंस की वजह से, लेकिन उसके पास अदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उस न्यू ऑडिटर का कोई एम्प्लॉई, कोई रिलेटिव या फ्रेंड उस क्लाइंट पे है एज एन एम्प्लॉई, तो वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब नए ऑडिटर ने डिसाइड करना है कि किस पे मैं रिलाई करूँ, रिटायरिंग ऑडिटर की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है या मेरे रिलेटिव ने जो एम्प्लॉई है उस कंपनी का उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पर मैं रिलाई करूँ। तो ये उसकी एक प्रोफेशनल जजमेंट है। इसके अलावा भी कोई किसी भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, वो पढ़ के भी वो डिसीजन ले सकता है। तो रिटायरिंग ऑडिटर एक सोर्स है, उसके अलावा भी बहुत सोर्सेज हैं जिससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को असेस करेगा और वो उसका फाइनल डिसीजन न्यू ऑडिटर का ही होगा। लेकिन लॉ ने कहाँ पाबंद कर दिया एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी? इन दो केसेस में, क्लाइंट परमिशन ना दे, आपको ना दे, न्यू ऑडिटर को ना दे, या रिटायरिंग ऑडिटर को ना दे परमिशन कम्युनिकेशन की,
तो आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी, यानी कम्युनिकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कम्युनिकेशन की परमिशन लाजमी देनी है। आगे रिटायरिंग ऑडिटर जवाब दे ना दे वो एक अलग बात है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो नहीं ऑडिटर का अपना फैसला होगा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने का या डिक्लाइन करने का। अब ऑडिटर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, कौन रिमूव कर सकता है? डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, मेंबर्स भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स, स्पेशल रेजोल्यूशन यानी 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। ऑडिटर्स को रिमूव मेंबर्स कर सकते हैं, डायरेक्टर्स ने चाहे अपॉइंट किए हों, मेंबर्स ने अपॉइंट किए हों, उनको जो है वो मेंबर्स ही रिमूव कर सकते हैं, लेकिन 3/4 मेजॉरिटी के साथ। और अगर ऑडिटर्स को उनके टेन्योर के दौरान रिमूव कर दिया जाए तो फिर डायरेक्टर्स ही अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन फिर SCCP की पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी डायरेक्टर्स को। यानी ऑडिटर्स मेंबर्स ने रिमूव कर दिए, अपॉइंट जिस मर्जी ने किए हों, तो डायरेक्टर्स नए ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगी, लेकिन पहले SCCP की अब अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और रेमुनरेशन, उनकी जो उजरत है वो कौन फिक्स करेगा? जिसने उनको अपॉइंट किया है वही उनकी रेमुनरेशन फिक्स करेगा कि उनकी क्या प्रोफेशनल फ़ीस होगी। रेमुनरेशन को अब हम कहते हैं प्रोफेशनल फ़ीस या चार्जेस। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर कौन बन सकता है, कौन क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए? तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, या एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या 3 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा है। पब्लिक कंपनी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, या प्राइवेट कंपनी जो जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा हो। उस केस में CA फर्म ऑडिटर बन सकती है, या इंडिविजुअल CA, या एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन दोनों के लिए शर्त ये है कि इनके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट हो फ्रॉम ICAP। एनी अदर कंपनी में वो कंपनी आ गई जिस ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, उसमें ये तो होंगे, CA फर्म भी होगी, इंडिविजुअल CA भी एलिजिबल है, प्रोवाइडेड दे हैव प्रैक्टिस सर्टिफिकेट फ्रॉम ICAP, प्लस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म जिसके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है ICMA से, यानी उनके जो रेलेवेंट इंस्टीट्यूट है, वो भी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, इंडिविजुअल CA, इसके हैविंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट फ्रॉम ICAP, ये ऑडिटर बन सकते हैं, या CMA फर्म हो या इंडिविजुअल CMA हो जिसके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट हो फ्रॉम ICMA भी, वो ऑडिटर बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं कुछ रीजंस की वजह से फ्रॉम बिकमिंग एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, वो हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि एक ऐसी फर्म जहाँ पे मेजॉरिटी पार्टनर्स जो हैं आर क्वालिफाइड, यानी मेजॉरिटी पार्टनर जो हैं आर क्वालिफाइड। किस चीज़ के लिए क्वालिफाइड? जो हमने ऊपर क्वालिफिकेशंस पढ़ी, आर क्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर। अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड हैं तो अपॉइंटमेंट होगी बाय फर्म नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फर्म है EY, उसमें एक अली पार्टनर हैं, एक अहमद पार्टनर हैं, और एक हैं लेट्स से बिलाल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिस्टर बिलाल हैं वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए, उनके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उन्होंने CA नहीं किया हुआ, इंडिविजुअल CA नहीं उन्होंने किया हुआ, डेफिनेटली उनके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो ज़ाहिर है बिलाल एलिजिबल नहीं है। लेकिन अली भी एलिजिबल हैं, अहमद भी एलिजिबल हैं, यानी मेजॉरिटी पार्टनर्स एलिजिबल हो गए। तो फिर अपॉइंटमेंट
इंडिविजुअल नेम से नहीं होगी, EY के नाम से फर्म अपॉइंट होगी, यानी अली नहीं अपॉइंट होंगे, अहमद नहीं अपॉइंट होंगे पर्सनल कैपेसिटी में। अगर एज ऑडिटर अपॉइंट करेंगे किसी को तो हम EY को एज ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, यानी फर्म नेम से अपॉइंटमेंट होगी एज ऑडिटर्स। और जो पार्टनर्स हैं वही पार्टनर्स जो क्वालिफाइड हैं वही साइन कर सकते हैं एंड एक्ट एज ऑडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यानी इस एग्जांपल में EY अपॉइंट तो हो गई, बिलाल एक्ट नहीं कर सकते एज ऑडिटर, ना साइन कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट, वो अली और अहमद में से ही कोई कर सकता, क्योंकि वो दोनों ही क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं टू बिकम एन ऑडिटर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। कौन सी रीजंस हैं, क्या ऐसे सिनेरियोज हैं, सर्कमस्टांसेस हैं कि डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, आप CA भी किया हुआ, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी है, और आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते एक कंपनी के। हम इसको एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं। फर्स्ट सिनेरियो है करंटली या पास्ट 3 इयर्स में जो पर्सन है, यानी जिसकी यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हमने EY वाली एग्जांपल की, उसमें से फॉर एग्जांपल मिस्टर अली की हम एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर अली जो हैं वो पार्टनर हैं EY के, और यहाँ हम कंपनी ले लेते हैं होंडा कंपनी, जिसमें आबिद जो हैं वो डायरेक्टर हैं और अली यहाँ पे पार्टनर हैं। अब अगर अली होंडा में डायरेक्टर भी हैं, यहाँ पे पार्टनर भी हैं, या पिछले 3 सालों में वो डायरेक्टर रहे हैं होंडा के, तो वो अली जो हैं वो होंडा के ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते। ऑल्दो अली इज़ अ CA प्लस ही होल्ड्स प्रैक्टिस सर्टिफिकेट फ्रॉम ICAP, फिर भी अली जो हैं वो होंडा के ऑडिटर नहीं बन सकते। हाँ, 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, चौथे साल वो बन सकते हैं ऑडिटर, होंडा के अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये था जी फर्स्ट वन, करंटली एग्जिस्टिंग या पास्ट 3 माजी के 3 साल पहले वो डायरेक्टर रहे हैं उस ऑडिट क्लाइंट के। ऑडिट क्लाइंट कौन सा है हमारी इस एग्जांपल में? होंडा। उसके डायरेक्टर या ऑफिसर रहे हैं। ऑफिसर से मुराद है या CFO, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, और चीफ अकाउंटेंट, या इसके अलावा किसी भी कैपेसिटी में एम्प्लॉय रहे हैं वो होंडा के, अभी हैं, एग्जिस्टिंगली करंटली हैं, या प्रीवियस 3 इयर्स में रहे हैं, तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। और नाउ फॉर एग्जांपल सेकंड को हम एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका कोई फूड एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मिस्टर आबिद का फूड एक्सपोर्ट बिजनेस, जिसमें अली जो हैं पार्टनर हैं। ये आबिद के अली जो हैं वो पार्टनर हैं या एम्प्लॉई हैं, तो भी जो मिस्टर अली हैं वो होंडा के जो हैं वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। फॉर फूड एक्सपोर्ट बिजनेस, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी, लेट से कोई कंपनी है सांजे प्राइवेट लिमिटेड, फूड एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए उन्होंने कंपनी बनाई हुई है सांजे प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन बात किसकी अपॉइंटमेंट की हो रही है? होंडा की। अब आबिद यहाँ पे डायरेक्टर हैं और आबिद की ये भी कंपनी है सांजे प्राइवेट लिमिटेड, और आबिद के अली पार्टनर हैं जो EY में भी पार्टनर हैं, या आबिद के एम्प्लॉय हैं मिस्टर अली, तो भी वो होंडा के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। या मिस्टर जो मिसेस अली हैं, यानी अली की मिसेस स्पाउस, वो भी डायरेक्टर हैं होंडा में, वो भी तब भी अली होंडा के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। यानी स्पाउस के डायरेक्टर होने की वजह से अली भी डिसक्वालीफाई हो गए होंडा के ऑडिटर अपॉइंट होने से। फोर्थ वन इज़
अब अगर होंडा ने अली को कोई लोन दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल होंडा ने मिस्टर अली को लोन दिया हुआ है, तो भी अली जो है वो होंडा के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर होंडा की जगह हबीब बैंक होता, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता, तो फिर कोई मसला नहीं था, अली ने लोन भी लिया होता फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन एक और एक्सेप्शन है, वो लोन जो है वो 1 मिलियन या उससे कम होना चाहिए। अगर 1 मिलियन से ज़्यादा लोन की अमाउंट हो तो भी अली जो है वो बैंक के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। यानी बैंक एक एक्सेप्शन है कि बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ है, अली ने लोन लिया हुआ है, तब भी वो उसके ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर लोन की अमाउंट 1 मिलियन से ज़्यादा है तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। बैंक के अलावा कोई और कंपनी हो, जिस तरह होंडा की हमने एग्जांपल ली, पेप्सी हो, कोई भी और कंपनी हो, उस केस में लोन चाहे 1 रुपये का भी हो, वो अली जो है वो उसके ऑडिटर अपॉइंट नहीं होंगे, नहीं हो सकते। अब अगर सेकंड केस में अगर अली, एक और एक्सेप्शन है, अगर तो कोई यूटिलिटी कंपनी है, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक के जगह यहाँ लेस्को की ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात होती और अली ने लेस्को के पिछले बिल 90 दिन यानी 3 माह के बिल उन्होंने नहीं अदा किए, 3 माह या उससे ज़्यादा, 90 डेज़ और मोर, तब भी जो है मिस्टर अली लेस्को के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते थे। अगर 2 माह के बिल आउटस्टैंडिंग थे लेस्को के, देन देयर वाज नो इशू। यानी 90 डेज़ से कम हो, 89 डेज़ तक जो है बिल्स आउटस्टैंडिंग है सिंस 89 डेज़, देन देयर वाज नो इशू, अली लेस्को के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते थे। लेकिन ये एक्सेप्शन सिर्फ यूटिलिटी कंपनी के लिए। अगर वो बैंक के कुछ ड्यूज़ उन्होंने देने होते तो वो एलिजिबल नहीं थे उसके ऑडिटर अपॉइंट होने के, या चाहे होंडा होती, उसका अगर कोई बिल पे नहीं किया था अली ने, कुछ ड्यूज़ होते, चाहे वो 1 दिन ओवरड्यू होते, तब भी अली जो है होंडा के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते थे। लेस्को के केस में एक्सेप्शन है, 89 डेज़ तक छूट है, ओवरड्यू हो सकता है बिल, लेकिन जैसे ही 90 डेज़ होंगे तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे लेस्को के ऑडिटर अपॉइंट होने से। तो यूटिलिटी कंपनी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल होंडा ने मिस्टर काशिफ को लोन दिया हुआ है और उस लोन की गारंटी मिस्टर अली ने, जो EY के पार्टनर हैं, उन्होंने उसकी गारंटी दी हुई है या सिक्योरिटी दी हुई है। किसको दी हुई है? होंडा को, कि जी अगर इसने लोन पे ना किया तो मैं गारंटर हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। या सिक्योरिटी दी हुई है, सिक्योरिटी यानी पोस्ट डेटेड चेक्स दिए हुए हैं कि अगर इन्होंने ना दिए तो मुझे चार्ज हो जाए, वो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर मिस्टर काशिफ ने लोन जो है वो टाइम पे रीपे ना किया। तो उस केस में भी अब यहाँ पे अली जो है इनडायरेक्टली उसके गारंटर हैं, लेकिन अगेन उस केस में भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अली होंडा के डायरेक्टर बनने से, होंडा के ऑडिटर बनने से, क्योंकि मिस्टर अली ने गारंटी दी हुई है काशिफ के लोन की। लेकिन अगर होंडा की जगह HBL होता, अगेन बैंक होता, तो वो छूट थी उस केस में। तब अगर गारंटी दी होती है मिस्टर अली ने किसी के भी लोन की, देन देयर वाज नो इशू, कितनी चाहे लिमिट हो। इसमें लिमिट 1 मिलियन वाली लिमिट थी ऊपर, लेकिन इसमें वो लिमिट भी नहीं है, जितना मर्जी लोन हो, उसकी अगर गारंटी या सिक्योरिटी दी हुई है अली ने, बैंक के केस में वो छूट है। क्योंकि यहाँ पे वो लॉ कहता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बैंक का है लोन्स देना, तो उस केस में एग्जेम्पशन है, मिस्टर अली जो है वो गारंटी या सिक्योरिटी दे सकते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल होंडा से नेक्स्ट इज़ बिजनेस रिलेशनशिप अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर होंडा फॉर एग्जांपल कार सेल करती है, तो और मिस्टर अली जो होंडा की कार यूज़ कर रहे हैं, तो नो इशू, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है होंडा का कार सेल करना। लेकिन अगर मिस्टर अली ने कोई होंडा के
शोरूम लिया हुआ है या कोई फ्रेंचाइज ली हुई है और वो बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो बिज़नेस रिलेशनशिप बन गया ना, उस केस में अली जो है अगेन होंडा के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। 7th वन इज़ कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर फ्रॉड मैक्सिमम 10 years अगो, यानी मिस्टर अली पे कोई फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा, वो साबित हो गया कोर्ट में, किसी अदालत ने उन पे वो जो है फ्रॉड प्रूव हो गया, और इस बात को गुज़रे भी 10 साल नहीं हुए, तो भी अली 10 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। हाँ, 11वें साल ही इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर किसी भी कंपनी के। बॉडी कॉरपोरेट, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी कोई फर्म जो है, अगर ये EY प्राइवेट लिमिटेड हो तो भी वो फर्म जो है वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी कॉरपोरेट जो फर्म्स होती हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती हैं, वो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कहलाता है। बॉडी कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जांपल ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो एक बंदे की इन्वेस्टमेंट है ओनर की, शेयर होल्डर की कंपनी में, उस हद तक कि वो जो है उसकी यानी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम वो जो उसने इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही उसका लॉस हो सकता है। अगर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप हो तो वो पर्सनली लाइबल है फॉर ऑल हिज डेट्स। तो ये ज़रा डिफरेंस है अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में और इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में। तो बॉडी कॉरपोरेट यानी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी बना के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ जा सकता। आगे जाके हम पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स। नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर अंडर कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में फॉर एग्जांपल है कि अगर आपका ऑडिटर का किसी क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी तरह का, तब भी वो उसके ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। लास्ट इज़ अ पर्सन हिज स्पाउस, बंदा खुद यानी अली, उसकी स्पाउस या उनके माइनर चिल्ड्रन या तमाम पार्टनर्स एक फ़र्म के, वो फर्म अगर क्या करती है, होल्ड करती है यानी शेयर्स ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट, यानी EY अगर इसमें होंडा में कुछ शेयर्स होल्ड करती है, या मिस्टर अली की स्पाउस या वो खुद शेयर्स होल्ड करते हैं पर्सनली, या उनके कोई माइनर चिल्ड्रन यानी 18 years बिलो वो होल्ड करते हैं उसमें होंडा में शेयर्स, या होंडा की किसी एसोसिएटेड कंपनी में, तो भी वो उसके ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल होंडा की एसोसिएटेड कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ये है इसकी एसोसिएटेड कंपनी। होंडा में डायरेक्टली मिस्टर अली शेयर्स होल्ड करें, उनकी स्पाउस करें, माइनर चिल्ड्रन करें या फर्म करे EY, तो वो होंडा के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। या शेयर्स वो होंडा में तो नहीं होल्ड करते, ए प्राइवेट लिमिटेड जो कि एसोसिएटेड कंपनी है होंडा की, उसमें भी शेयर्स होल्ड करें, तब भी वो होंडा के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। यानी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर होल्ड करने से भी वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं होंडा कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट होने से। आपके कंपनीज एक्ट 2017 में इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि एसोसिएटेड कंपनी से क्या मुराद है। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन है कि ओनर, डायरेक्टर या पार्टनर होंडा का, या कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसके 20% शेयर्स हैं इसमें होंडा में, ये चार, अगर ये यहाँ पे भी ए प्राइवेट लिमिटेड में भी 20% के शेयर होल्डर हैं, या ओनर हैं, या डायरेक्टर हैं, या पार्टनर हैं, तो ये एसोसिएटेड कंपनी बन गई। किस वजह से बन गई? 20% शेयर्स मिस्टर अली के यहाँ पे भी 20% शेयर्स हैं, या यहाँ पे 20% शेयर्स हैं, यहाँ पे वो ओनर हैं, या यहाँ पे डायरेक्टर हैं, यहाँ पे पार्टनर हैं ए प्राइवेट लिमिटेड में, तो ये कंपनीज दोनों आपस में एसोसिएटेड कंपनीज बन जाती हैं। तो एसोसिएटेड कंपनीज बन गई, तो अगर वो इसमें शेयर्स होल्ड करें या इसमें करें,
और तो वो इसके लिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, ना ही इसके लिए ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर वो पहले से शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो वो अगर डिस्क्लोज कर दें इस फैक्ट का अपनी अपॉइंटमेंट के वक्त और अपॉइंटमेंट के 90 दिन के अंदर अंदर उन शेयर्स को डाइवेस्ट कर दें यानी सेल कर दें, तो उनकी अपॉइंटमेंट वैलिड रहती है। अगर 91 डेज हो जाएं तो वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक्सेप्शन सिर्फ शेयर्स के केस में है। और अगर एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाए किसी कंपनी के ऑडिटर होने से, तो फिर उसकी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी और उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी का भी वो ऑडिटर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल किसी ऊपर 10 पॉइंट्स की वजह से वो होंडा के लिए डिस्क्वालीफाइड है, तो होंडा की अगर होल्डिंग कंपनी ए है, होंडा की एक सब्सिडरी कंपनी बी है, या इसकी होल्डिंग की एक और सब्सिडरी कंपनी है सी, तो वो इधर भी डिस्क्वालीफाइड है। होंडा के लिए अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो ए के लिए भी डिस्क्वालीफाइड, सी के लिए भी, बी के लिए भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। और जिस डेट को वो डिस्क्वालीफाई होगा उस डेट से समझा जाएगा कि उसने अपना ऑफिस वेकेट कर दिया। फॉर एग्जांपल वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ 28 अक्टूबर 2019 को और 31 दिसंबर 2019 को वो डिस्क्वालीफाई हो गया ऊपर किसी भी रीज़न की वजह से, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, उसकी स्पाउस डायरेक्टर बन गई, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा किस डेट से, इस डेट से। ये डिस्क्वालिफिकेशन डेट उसकी समझी जाएगी। यहाँ पे वो अपॉइंट हुआ था 28 अक्टूबर को। और एक अनक्वालिफाइड पर्सन की अगर अपॉइंटमेंट हो तो वो वॉइड ही समझी जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल मिस्टर अली वाज नॉट सीए, लेकिन उनको बहरहाल एजीएम में अपॉइंट कर लिया, किसी भी वजह से गलती से कर लिया, और ये फैक्ट 31 दिसंबर को पता चला कि वो तो क्वालिफाइड ही नहीं है, यानी उनके पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, तो वो 28 अक्टूबर से ही डिस्क्वालीफाई समझे जाएंगे। क्योंकि वॉइड का मतलब है कि वो शुरू से ही उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो इनइफेक्टिव हो गई।